नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीट बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास नंबर 6 बाई जयसवाल सर। जी हाँ साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास चल रही है, साइकोलॉजी की क्लास चल रही है और आपको पता है कि रीट एग्ज़ाम को फतेह करना है, आउट ऑफ 140 में से 140 प्लस का स्कोर अगर प्राप्त करना है तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास, शिक्षण विधियाँ की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर वाइज हम यहाँ पे क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं। आपके टीटी एग्जाम में जो पिछले बार शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है और आगामी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, इस पेपर में पूछे जाने वाले हैं, उन संभावित प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है। और इसकी 5 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे कर लेते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये पिछली क्लास का हमारा मॉक क्वेश्चन था कि अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है। देखिए, अधिगम प्रभावशाली रूप से तभी होता है जब बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता वह उसे दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपयुक्त छवि करे। ये तीनों ऑप्शन अगर बच्चा करता है तो जो है अधिगम प्रभावशाली रूप से माना जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। देखिए, अधिगम प्रभावी तभी होता है जब बच्चों को सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चों को बार बार दोहराने की प्रक्रिया कराई जाए, बच्चों द्वारा संतुष्ट का अनुभव किया जाए, बच्चे क्रिया विधि द्वारा अधिगम करें, खेल विधि का प्रयोग अधिगम के लिए किया जाए और कक्षा कक्ष का वातावरण शांत हो। तो ये 6 आपके प्रकार हैं जो ऐसे कार्य करने से अधिगम प्रभावी रूप से होता है। ठीक है, तो इन 6 प्रकारों में से कोई भी आपके एग्जाम पर ऑप्शंस दे दिया जा सकता है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, शिक्षक और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि आप सभी शिक्षक बंधु हैं, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता दी जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए या शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। आपके अनुसार क्या सही होना चाहिए कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं करने की स्वायत्तता दी जाए। पहला ऑप्शन सटीक हो जाएगा। ठीक है, आइए बात कर देंगे तीसरे प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानेंगे? वीडियो अनुकरण को मानेंगे, वीडियो अनुरूपण को मानेंगे, प्रदर्शन को मानेंगे, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को, या इनमें से सभी को? आप सभी भली भांति जानते हैं, जब भी प्राथमिक विद्यालय के बालक की बात करते हैं, इनमें से सबसे बेहतर अगर पूछा जाए तो हमारे अनुसार यहाँ पे स्वयं के द्वारा किया गया जो अनुभव होता है, कार्य होता है, सबसे ज़्यादा बेहतर होता है प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पर है। बच्चों को रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। जी हाँ, देखिए, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी बुद्धि का चयन करेंगे? बहुत अच्छी बात है, यही शिक्षा मनोविज्ञान, यही आपके साइकोलॉजी होती है कि बच्चों को आपको कैसा पढ़ाना है, कौन सी क्या क्रिया है, कौन सी क्या विधियां हैं, बच्चों को कैसे समझाना, बच्चा कैसे समझ सकता है। तो बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे तो बच्चे उसमें रुचि बनी रखती है। क्या बच्चे में जब स्वयं बच्चा करता है अपने मन से, अपने बुद्धि क्षमता से, उसमें बच्चे की रुचि होती है कि वह स्वयं कर रहा है, क्योंकि बच्चे को कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और उन्हें क्या होता है, अलग अलग तरीक़ों का प्रयोग करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई भी तरीका कीजिए लेकिन इसका आंसर लाइए। ठीक है, तो बच्चे अपने अनुसार अपना अपना तरीका कर लेते हैं और आपको पता अपना तरीका हमें ज़्यादा जटिल लगता है। ठीक है, जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकता है। देखिए, जब भी बच्चे में जटिल परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे पॉइंट आते हैं बच्चों के लिए, जिसे संशोधित करने के लिए शिक्षक जो है बच्चों की सहायता कर सकता है। किस प्रकार से? प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे की आप निर्वाह करना, ये तो आपका गलत हो जाएगा।
उस पर एक भाषण देकर, भाषण देने से बच्चा नहीं समझेगा। बच्चा कैसे समझेगा? बच्चा कार्य के छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर उस कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। क्योंकि देखिए हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, कौन सी विधि कार्य कर रही है? छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। जी हाँ, विश्लेषण की बात करेंगे। ठीक है, कोई भी बड़ी चीज़ है उसको पार्ट वाइज में बांट दीजिए, विश्लेषण कर दीजिए। और संश्लेषण में क्या होता है? पार्ट वाइज है उसको इकट्ठा कर लीजिए, संश्लेषित कर लीजिए, तो वो संश्लेषण विधि हो जाती है। और बड़ी चीज़ है उसको पार्ट वाइज में बांटना, वह विश्लेषण विधि कहलाती है। तो कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देशन लिखने, यह हमारा क्या है? जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक जो है बच्चों की सहायता इस प्रकार से कर सकता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न है, सभी फीडबैक कीजिएगा। साथियों अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिगम से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग किया जाए। साथियों कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। बहुत ही अच्छा प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है, सभी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। देखिए सीखना जो है समृद्ध हो सकता है। सीखना समृद्ध कब हो सकता है? समृद्ध मतलब क्या होता है? अपने आप में परिपूर्ण होना, मजबूती की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सीखना समृद्ध मतलब कोई चीज़ हम सीख रहे हैं समृद्ध हो जाए, मतलब हमने सीख लिया है, बिल्कुल उसमें पकड़ हमारी हो चुकी है। अर्थात वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। पहला ऑप्शन सटीक यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सीखना तब अधिक प्रभावशाली होता है जब सीखी जाने वाली जो विषय वस्तु का संबंध बालक के वास्तविक जीवन से होता है। अतः वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में प्रयोग करने से, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं, इससे क्या होता है? सीखना समृद्ध हो सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या होगा? आप सभी शिक्षक बंधु हैं, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन 101% पक्का करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। जी हाँ, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक जो शिक्षक को उचित करना चाहिए वह होता है साथियों, सभी लोग बताइए, श्यामपट्ट का प्रयोग, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। रुचि बनाना है तो हमेशा देखिए बच्चे से प्रश्न पूछिए, बच्चे से प्रश्न पूछिए। जी हाँ, और जो प्रश्न होते हैं वह शिक्षक जो है छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। कैसे? छात्र को जो पूर्व ज्ञान है उससे संबंधित ही प्रश्न पूछने चाहिए। जब छात्र से कुछ ना कुछ उत्तर बनेगा, कुछ ना कुछ जानकारी होगी, तभी तो छात्र रुचि लेगा। जब छात्र को एक भी नहीं बन रहा, उसका कोई ठीक है आधार ही नहीं बन रहा, तो बच्चा कैसे बता पाएगा? ठीक है, तो उत्सुकता बच्चे में तभी आती है जो छात्र के पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछा जाए। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप शिक्षक बंधु आप लोग अक्सर देखे होंगे कक्षा में जब बच्चे पढ़ते हैं तो कुछ विद्यार्थी होते हैं जो आप पढ़ा रहे होते हैं लेकिन उनका चित्रवृत्ति कहीं अंतर होता है, अध्ययन में नहीं होता है। तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी दे देंगे कि ध्यान से पढ़िए, नहीं तो आपको हम सूचित कर देंगे प्रधानाध्यापक को। ठीक है, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार उचित चीज़ें बताएंगे। देखिए कुछ विद्यार्थी अध्ययन में चित्तवृत्त नहीं होते हैं, उसके लिए जो बेहतर होगा कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएं। बच्चा रुचि ले ऐसी चीज़ें बताएं या उनसे संबंधित ही बताएं तो बच्चे रुचि ले लेते हैं। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है, निम्न में से कौन सी युक्त विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक सहायक होगी? देखिए यहाँ पे प्रश्न समझने की बात है कि एक पीटी का शिक्षक है और पीटी खेल है, शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण सुधारना चाहता है। पीटी का एक खेल का शिक्षक है जो क्रिकेटर या क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। ऐसे युक्त शिक्षार्थियों को लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक जो सहायता होती है वह क्या हो जाएगी? शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या बेहतर
क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी का अवलोकन करना। आप सभी जानते हैं। देखिए साथियों, जब भी पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है तो वह युक्ति शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। देखिए, जब भी आपको पता है करत करत अभ्यास के चढ़मति होत सुजान, रस्सी आवे जात पे सिल पर परत निशान। मतलब बार बार रस्सी जब आप देखते पानी भरते हैं तो उस पर जो लकड़ी की होती है, ठीक है, उस पर निशान बन जाता है। तो अर्थात बार बार अभ्यास करने से क्षेत्र रक्षण सुधारा जा सकता है। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अभ्यास को अगर आप अपना मूल मंत्र मान लेंगे, सब कुछ मान लेंगे, अभ्यास के द्वारा सिलेक्शन 101% पाएंगे। अभ्यास बहुत ही जरूरी है। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। आप एक शिक्षिका है, आपकी नियुक्त होती है प्राइमरी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, और अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ाना सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। किस प्रकार बढ़ा सकती हैं? तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके आप प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपका शिक्षण के सूत्र से संबंधित। जी हाँ, जो अगला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का, शिक्षण विधियाँ का, शिक्षण के सूत्र। आइए देखते हैं प्रश्न। इनमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? देखिए, हमने पढ़ा सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दस से अदस की ओर, ठीक है, लेकिन हमने निगमन से आगमन शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ा है। उदाहरण से नियम पढ़ा है, नियम से उदाहरण पढ़ा है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर हमने शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही साधारण सिंपल सा प्रश्न था। और हर्बर्ट इंस्पेशन तथा कमेनियस ने शिक्षण सूत्रों का उल्लेख भी किया है। आइए इन सभी शिक्षण सूत्रों को जान लेते हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से आपके युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। ये गहराई आपके हैं जो शिक्षण सूत्र की बात करते हैं। हर्बर्ट इंस्पेशन तथा कमेनियस के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न साथियों, इनमें से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं होता है? देखिए, वस्तुओं का परीक्षण करना, अवलोकनों को रिकॉर्ड दर्ज करना, रेखा चित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, ये तीनों तरीकाएं विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त होती हैं। लेकिन अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना यह नहीं होता। अमूर्तता, अमूर्तता, इन दोनों चीज़ों से आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालकों को विज्ञान विषय समझने के लिए उन सभी प्रक्रियाओं का सहारा लेना आवश्यक है जिसमें वे स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर अनुभव कर सकें, क्योंकि तभी उनकी समझ विकसित होती है। क्योंकि अप्रत्यक्ष अनुभव आधारित ज्ञान के द्वारा विज्ञान को समझने में समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए प्रत्यक्ष इम्पोर्टेंट है। कक्षा 1 और 2 के स्तर के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 1 और 2 के स्तर के जो बच्चे होते हैं, मूर्त अनुभवों को सीख सकते हैं। किन अनुभवों को शीघ्र सीखते हैं? मूर्त अनुभवों को जो है बच्चे शीघ्र सीखते हैं। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कक्षा में 1 व 2 के बच्चे के स्तर की आयु 2 से 7 वर्ष, जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। तो इस आयु वर्ग के बच्चे अपने मूर्त अनुभवों को शीघ्र सीखते हैं। अगला जो चैप्टर रहेगा आपके शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रविधियाँ। जी हाँ, शिक्षण प्रविधियाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में, पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण इनमें से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के, एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, प्रकारात्मक स्थिरता की बात करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे मित्र, ब्रदर्स, सिस्टर्स, टीचर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, ये आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, और अपने परिवार में बेहतर प्रदर्शन करना बहुत ही जरूरी होता है। पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण इनमें से जो उदाहरण कहलाता है वह स्वतः शोध का कहलाएगा। देखिए, स्वतः शोध व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है स्वतः शोध के लिए, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है जो उन्हें संगत प्रतीत होता है। और पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण इसकी दो प्रमुखियाँ हैं, ठीक है। पश्च अन्वेषण और साधन साध्य विश्लेषण किनकी दो प्रविधियाँ हैं आपके? स्वतः शोध की बात करेंगे।
अगला है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण सबसे अच्छा तरीका होगा। देखिए कक्षा 3 का विद्यार्थी मतलब कहीं ना कहीं आपके 7 या 8 वर्ष का बच्चा है, और 7 या 8 वर्ष का बच्चा की समझ रहे हैं आप लोग, बालावस्था की बात करेंगे तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है सृजनात्मक क्रियाकलाप, भी ऑप्शन को सही कर लेंगे, क्योंकि इस अवस्था में बालक की रुचि पढ़ने में नहीं होती है। अतः उनकी रुचि और ध्यान अध्ययन या शिक्षण में लगाने के लिए आवश्यक है उनके खेल विधि सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा शिक्षा दी जाए, जिसमें वे सक्रिय सहभागी बनकर सीख सकें। 5 प्रश्न और करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिभान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। समझ के, अनुप्रयोग के, सृजनात्मकता के या समस्या समाधान की बात करेंगे। तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग जो है किसके सुधार हेतु किया जाता है, तो वह सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। जी हाँ, जब भी बात करते हैं सृजनात्मकता का जिक्र बिल्कुल कर लेना है। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है। देखिए विशेष रूप से यहाँ पे दे दिया गया प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं से संबंधित बेहतर तरीका, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यक्रमों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना या क्षमता के अनुरूपण शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। देखिए विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर देखा जाए सीखने संबंधी समस्याओं से जो संबंधित ऑप्शन है वह हमारा स्क्रीन पर दिया गया है, और वह है कि क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। जो बच्चा जिस क्षमता का है उस क्षमता के अनुरूप ही विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। हमारी क्षमता है कि हम 40 किलो वजन उठा सकते हैं, तुम 40 उठाएंगे, 60 या 70 उठाएंगे तो कहाँ उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे ना। जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुरूप ही हमें करना चाहिए और बच्चों को करवाना भी चाहिए। बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति होती है, क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं। अब देखिए इन ऑप्शन पढ़ने के बाद हमने जब भी सी ऑप्शन देखा होगा तो हमें पॉजिटिव मिला होगा कि सीखने की प्रक्रिया एक दूसरे को सहायता करना, परस्पर, ठीक है, एक दूसरे से सीखना, तो ये अपने आप में क्या है रणनीति बेहतर साबित हो जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बालक अपने साथी समूह से परस्पर क्रिया करके अनेक कौशल सीख जाते हैं और एक दूसरे की मदद करके मानवीय गुणों का विकास भी करते हैं। और अगला आपका चैप्टर है शिक्षण प्रतिमान एवं उसके प्रकार। जी हाँ, अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमान और उसके प्रकार चैप्टर से आपका सूची ए और बी दी गई है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दी गई है, और आपको बताना इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ब्रूनर, आशुबेल, ग्लेजर और गार्डन, ये आपके 4 मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं और इनके प्रतिमान बताना है कि कौन कौन से आपके प्रतिमान हैं। देखिए जब भी ब्रूनर का जिक्र होता है, अगर ब्रूनर की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। जी हाँ, जब भी ब्रूनर की बात करते हैं उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान की बात करते हैं। इसके बाद है आशुबेल महोदय की बात करेंगे। तो आशुबेल महोदय का जब भी जिक्र होता है अग्रिम संगठक, जी हाँ, आशुबेल संगठक के माने जाते हैं, तो अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान आपके आशुबेल महोदय का जिक्र आ जाता है। एंड जब भी ग्लेजर का जिक्र होता है तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की बात करते हैं। जी हाँ, ग्लेजर की बात करें बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की बात करेंगे। एंड जब भी गार्डन का जिक्र होता है तो गार्डन हमारे साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान की बात करेंगे। आइए एक साथ जान लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ब्रूनर का संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान, आशुबेल का अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डन का साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, ये आपके शिक्षण प्रतिमान है चारों मनोवैज्ञानिकों के जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इस क्लास का 20वां प्रश्न है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। व्यक्तित्व, सामाजिक अंत्यक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परिमार्जन। और ये क्वेश्चन हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है, और इस मॉक क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आइए जान लेते हैं कितना आप लोग कमेंट करते हैं, कितना फीडबैक करते हैं। बाकी सारी क्लासेस चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट की, हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडागोजी की क्लास चल रही है, बाल विकास CDP मनोविज्ञान की क्लास चल रही है, साथ ही साथ EVS पर्यावरण फर्स्ट लेवल की चल रही है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। तब तक के लिए सभी शिक्षक बंधुओं को
जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।